हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज हम ड्राफ्टिंग के अंदर देखने वाले हैं कि बेल एप्लीकेशन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कैसे ड्राफ्ट की जाती है। जैसे हमने पहली दो वीडियोस के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को समझा कि कैसे ड्राफ्ट की जाती है, उसी प्रकार से पहले हम एक बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने का भी एक रफ फॉर्मेट देखेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ फैक्ट्स लेंगे और उन पर अपनी बेल एप्लीकेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब सबसे पहले हमें लिखना होता है कोर्ट का नाम। जैसे हमने दूसरी प्लेंट में रिटन स्टेटमेंट में लिखा था, वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे कोर्ट का नाम। कोर्ट के नाम के बाद हमें एक्यूज्ड की डिटेल्स देनी होती हैं, नेम, स्टेट, नेम, कास्ट, एज और उसका रेजिडेंस यानी कि वो कहाँ रहता है। उसके बाद हमारा आता था वर्सेस। वर्सेस के बाद हमें दूसरी पार्टी का यहाँ मैं मुझसे लिखा नहीं मैंने, स्किप हो गया, लेकिन आप लोगों को लिखना है जिस भी पार्टी के है। ज़्यादातर क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो किसके अगेंस्ट होते हैं, स्टेट को हम मुख्य मानकर चलते हैं उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना होता है जैसे हमने पहले लिखा था, सेम एप्लीकेशन को जैसे हम स्कूल टाइम में ड्राफ्ट करते हैं वही फॉर्मेट है, बस वहाँ टू द प्रिंसिपल होता था, यहाँ कोर्ट का नाम आ जाएगा, अपनी वहाँ अपनी डिटेल्स होती थी और टीचर की डिटेल्स होती थी, यहाँ किसकी आ जाएंगी, एक्यूज्ड की आ जाएंगी, डिफेंडेंट की आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट मैटर। और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं बेल के लिए, कौन से सेक्शन के अंदर, 437 सीआरपीसी। 437 सीआरपीसी किस चीज़ की बात करता है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल कैसे दी जाएगी, उनकी सम कुछ कंडीशंस वगैरह हैं उसकी बात करता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वही रिस्पेक्टफुली सबमिट्स, जो हम हमेशा लिखते आए हैं, या फिर स भी आप लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद हमें एफआईआर नंबर लिखना होता है। जो भी हमें फैक्ट्स के अंदर अगर एफआईआर नंबर दिया है तो वही उठाकर एज इट लिखना होगा, अगर नहीं दिया तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी एफआईआर नंबर लिख कर ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि कुछ भी उठाकर लिख सकते हैं। अगर आपको एज अ प्रॉपर कोड के अंदर देनी है ये, तो फिर आप उसमें ओरिजिनल एफआईआर नंबर ही लिखेंगे। उसके बाद डेट और पुलिस स्टेशन मेंशन करना होता है कि किस पुलिस स्टेशन के अंदर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अरेस्ट कब हुई, कब से अरेस्टेड है वो पर्सन, कितना टाइम हो गया उसको कस्टडी में, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कंप्लीट हो गई या नहीं हुई, ये सब देखना होता है। और क्या एक्यूज्ड को लिखना होता है कि हाँ अब मैं कंप्लाइंस करने के लिए तैयार हूँ, जो भी कंडीशंस आप मेरे ऊपर इम्पोज करोगे। और फिर एक्यूज्ड एंड में क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बेल पर रिलीज़ कर दो। उसके बाद उसके सिग्नेचर होते हैं, यहाँ लास्ट में ये सिग्नेचर दे रखे हैं। और थ्रो किसके थ्रू होते हैं, ये काउंसिल के थ्रू होते हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर। ये हमने फैक्ट लिखे हुए हैं। फैक्ट क्या है कि 8 तारीख को अप्रैल में 2023 के अंदर रात के 9 बजे कोई भी चौक मान लिया हमने, अंबेडकर चौक माना है कि अंबेडकर चौक XYZ सिटी के अंदर ए ने पहले तो फोर्सफुली रेसिस्ट किया किसको, बी को, बी का रास्ता रोका। फिर उसके बाद इस इंटेंशन के साथ कि वो उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सके, एक किसके साथ, नाइफ के साथ उसको इंजरी पहुंचा दी, थोड़ा घायल कर दिया। उसके बाद बी ने क्या किया, उसी टाइम सेम डे वो सीधा गया पहले पुलिस स्टेशन, वहाँ उसने पुलिस वालों को सारे फैक्ट्स डिस्क्राइब किए और फिर क्या किया, पुलिस वालों ने उसकी एफआईआर को रजिस्टर कर लिया। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 323 आईपीसी, 341 आईपीसी और 326 आईपीसी। ये हर्ट और उसकी पनिशमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की पनिशमेंट और ग्रीवियस हर्ट विद डेडली वेपन, ये सेक्शन तीनों उनसे डील करते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कर ली, उसकी बी की एफआईआर लिख ली। उसके बाद उनको मिल गया एफआईआर नंबर, क्या था यहाँ देखो फैक्ट्स के अंदर साफ साफ एफआईआर नंबर दे रखा है
क्या है FIR नंबर 41 और 2023, ठीक है, ये FIR नंबर है। तो नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, कब, 8 तारीख से अगले दिन 9 तारीख को, 9 अप्रैल को पुलिस वालों ने ए को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब हमें इसके ऊपर क्या लिखनी है, बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है। क्या फैक्ट्स थे, फैक्ट्स थे ये कि 8 अप्रैल को 2023 के अंदर रात के 9 बजे ए ने बी का रास्ता रोक लिया अम्बेडकर चौक पर। किस इंटेंशन के साथ, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की इंटेंशन के साथ, और क्या था उसके हाथ में, चाकू था, चाकू से उसने उसको क्या कर दिया, घायल कर दिया। फिर बी ने क्या किया, बी को जब ए ने घायल किया तो बी सीधा गया पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को सारे फैक्ट्स डिस्क्राइब किए, पुलिस वालों ने उसकी FIR रजिस्टर कर ली 323, 341, 326 IPC के अंदर। एक FIR नंबर है हमारे पास 41 2023। उसके बाद नेक्स्ट डे 9 तारीख को एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। अब हम देखते हैं हम इस पर बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें वही से शुरू करना है, किससे, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन सी कोर्ट के अंदर है, CJM कोर्ट के अंदर है। किस सिटी में है, किस प्लेस में है, वो हमें यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद हम दे रहे हैं एक्यूज की डिटेल्स। एक्यूज यहाँ कौन है, ए था, फैक्ट्स के अंदर साफ साफ ए लिखा हुआ था। तो ए हमारा एक्यूज है, सन ऑफ है आर का, कास्ट उसकी PYQ है, रिजाइड कर रहा है वो कहाँ, GRB सिटी के अंदर। ओके, वर्सेस यहाँ फिर से छूट गया यहाँ, यहाँ दूसरी पार्टी का नाम आएगा, ठीक है, कौन, विक्टिम। जो विक्टिम पार्टी होगी वर्सेस किसके खिलाफ चल रहा है ये, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना, अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद वैसे ज़्यादातर क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो स्टेट को मुख्य मानकर चलते हैं कि क्या होता है कि स्टेट सोसाइटी के साथ बुरा हुआ है तो हम वर्सेस स्टेट ऑफ ये, स्टेट ऑफ वो, ऐसे लगाते होते हैं। यहाँ देख लेना, आपको जो सूटेबल लगे वो कर लेना। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, एप्लीकेशन। क्या है हमारा यहाँ का सब्जेक्ट मैटर, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं हम किसके लिए, बेल के लिए। कौन से ऑफेंसेस के अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल लेने के प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, 437 CRPC के अंदर। तो हमने लिखा कि हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं 437 CRPC के अंदर। अब हमने FIR नंबर क्या देखा था वहाँ, 41 2023, हमने एज इट उठा के लिख दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कौन से सेक्शंस के अंदर, कौन कौन से सेक्शंस के अंदर लगी है, 223 में, 241 में और 226 IPC के अंदर लगा है। कौन सा पुलिस स्टेशन है, कोतवाली XYZ। ठीक है, अब हमारा मेन काम शुरू होता है। एक्यूज्ड अंडर कस्टडी सिंस, कब से है वो, 9 अप्रैल 2023 से। और एप्लीकेशन लगा रहा है वो 437 CRPC के अंदर ए की बिहाफ पर। उसका काउंसिल डिसाइड कर रहा है वो, एक्यूज्ड, ये सन ऑफ है आर, डिसाइड कर रहा है। GBR में मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज फॉलो that the present FIR number 41 2023 registered on 8 April 2023 at पुलिस स्टेशन कोतवाली की प्रेजेंट जो FIR है 41 2023 वाली वो रजिस्टर हुई थी 8 अप्रैल 2023 को पुलिस स्टेशन कोतवाली के अंदर। उसके बाद दूसरा है दैट पुलिस हैव, मतलब पुलिस क्या है, गलत इम्प्लीकेटेड कर रही है एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, ये अपनी सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। कौन, एक्यूज्ड। एंड ही हैज़ नो प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आप चाहें तो चेक कर लो, मेरा कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट बात करता है दैट द एप्लीकेंट इज हैविंग गुड करेक्टर। एप्लीकेंट एक अच्छे
कैरेक्टर का आदमी है। ही बिलोंग्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, उसकी जो फैमिली स्टेटस है बहुत ही अच्छा है। एंड देयर आर नो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, और कोई भी मतलब पेंडिंग केसेस वगैरह नहीं है उसके अगेंस्ट। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है दैट द एप्लीकेंट इज अ परमानेंट रेजिडेंट, और वो इंडिया का ही परमानेंट रेजिडेंट है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो इंडिया को छोड़कर भागेगा। ठीक है। तीसरा, कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है एक्यूज यहाँ किसको, सीजीएम को, कि मुझे छोड़ दो बेल पर। दैट द एप्लीकेंट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट और पुलिस वेन एवर रिक्वायर्ड, कि जब भी पुलिस को या कोर्ट को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मेरी अपियरेंस की, मैं कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाऊंगा। मतलब कि मुझे एक बॉन्ड पर, आप बॉन्ड पर मुझे छोड़ दीजिए, बॉन्ड भरवा कर। और उसके बाद सिक्स पॉइंट कह रहा है दैट द एप्लीकेंट shall not make any inducement, threat, or any promise to any person who acquainted with the facts। यहाँ सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है कि एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट फाइल कर रहा है अपना एक्यूज, वो कह रहा है कि मैं ना तो किसी को इंड्यूस करूंगा, ना थ्रेट करूंगा किसी को, और ना ही किसी के साथ फेक प्रोमिस करूंगा। वो किसी कौन है, वो है एक्वेंटेड, जो उस उन फैक्ट्स के साथ, जो केस के फैक्ट्स के साथ मतलब जानकारी रखता है उसकी, जो उस घटनाक्रम पर मौजूद थे, उनको मैं ना तो इंड्यूस करूंगा, ना थ्रेट करूंगा, ना कोई प्रॉमिस करूंगा किसी भी प्रकार का। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दैट द एप्लीकेंट शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट की बिना परमिशन के भी इंडिया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया एट पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है, दैट एप्लीकेंट इज रेडी एंड विलिंगली टू एक्सेप्ट एनी अदर कंडीशन ऑफ द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर विलिंगली टू इम्पोज इन रिलेशन। वो कह रहा है कि मैं अपनी बात मैंने रख दी, अगर कोर्ट की कोई भी कंडीशंस है या फिर पुलिस ऑफिसर अपनी इच्छा से मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कुछ भी कंडीशंस इम्पोज करना चाहता है, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ इस केस से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद प्रेयर, प्रेयर में बोल रहा है कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स एक्यूज विल बी रिलीज ऑन बेल, कि ऊपर के सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्यूज को, हमारे एप्लीकेंट को क्या दे दी जाए, बेल दे दी जाए। और वहाँ एप्लीकेंट के सिग्नेचर्स हो जाएंगे, उसके नीचे हम लिख देंगे थ्रो काउंसिल। तो यहीं तक था हमारा ड्राफ्ट बेल का, बेल एप्लीकेशन का। सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर कोर्ट का नाम आएगा, एक्यूज की डिटेल्स आएंगी, उसके बाद वर्सेस लगाकर जिसके खिलाफ, मतलब जिसकी जो अगेंस्ट पार्टी है उसका नाम आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट मैटर को, एफआईआर नंबर आएगा, पुलिस स्टेशन वगैरह की बात आएगी, और कब से मतलब वो कस्टडी के अंदर है, उस उन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए उसके बाद हमें एक्यूज मतलब बेल लेने के लिए हमें कुछ कन्विंसिंग बातें लिखनी होगी एप्लीकेंट एक्यूज की तरफ से, ताकि कोर्ट कन्विंस हो जाए और एक्यूज को बेल दे दे। ठीक है। तो ऐसे बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाती है। ये एक रफ सा ड्राफ्ट था, आप और भी अच्छे से इसको ड्राफ्ट कर सकते हो। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। बाय।